हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो क्लास 10 साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस इसमें है। आपको बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 में। वैसे तो हमने इससे पहले हमारे 20 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सभी बच्चों ने उसको काफ़ी लाइक भी किया है। तो उन्हीं बच्चों के लिए अभी जो है हम अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और वी विल ट्राई टू 100 से लेकर 200 तक क्वेश्चन हम कवर कर सकें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट द डिविजन्स इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के डिवीज़न को लेकर कौन से कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हो। 4 यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके हिसाब से ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस तरीके से ही आपका सीबीएसई का न्यू पैटर्न है और इसी के हिसाब से आपके एग्जाम आएंगे। डायरेक्ट एमसीक्यू बहुत ही कम होंगे जो आपके आएंगे, बाकी थोड़ा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। द सिस्ट रिपीटली डिवाइस टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल। ओके, उसके बाद द पेरेंट सेल डिवाइड्स मल्टीपल टाइम गिविंग राइज टू मेनी डॉटर सेल। द न्यूक्लियस रिपीटली divides inside the cyst to form new daughter cell. उसके बाद the cyst enlarges in size and then bursts producing new many daughter cell. आप देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड फॉलो करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा मेथड को फॉलो कर रहा है, मल्टीपल फिजन। ठीक है ना। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो मल्टीपल्स टाइम डिवाइड करता है टू मेनी डॉटर सेल। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है ही। साथ में मल्टीपल सेल्स बनने के लिए न्यूक्लियस को रिपीटली डिवाइड होना ही पड़ेगा ना इनसाइड द सिस्ट, तभी तो वो न्यू डॉटर सेल बनाएगा। तो बी और सी दोनों यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अ स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस किलोमीटर पर सेकेंड, वेयर दैट ऑफ स्पीड इन ग्लास स्लैब इज समवॉट दिस किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, एयर में तो ज़्यादा है जबकि ग्लास स्लैब में कम है। सो वॉट कॉजेज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज 2 मीडियम। अब इन 2 मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंस क्यों हो गया। ठीक है ना। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो सिंपल सी बात है, जो स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मटेरियल की बात करें तो अगर वो डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा, ऑप्टिकली रेयर होगा तो स्पीड हमेशा इंक्रीज़ होगा। तो जो प्रॉब्लम डिफरेंस है ना वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी में है। तो 22 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर आप ये पता कर लेते हैं कौन सा आयनिक कंपाउंड है तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि आयनिक कंपाउंड वो नहीं है। सबसे पहली बात, आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आयनिक कंपाउंड में क्या है ना कि उसमें जो एटम है कम्प्लीटली अपने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सो दैट कि वो अपना नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन पे पहुंच जाए। अब वो दोनों आफ्टर जो ट्रांसफ़र कर देते हैं ना तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बन जाता है और फिर वो एक आयनिक बॉन्ड बना लेता है। अब आयनिक बॉन्ड आपका कैल्शियम क्लोराइड भी बनाता है और साथ ही साथ NaCl सोडियम क्लोराइड भी बनाता है। ठीक है ना। ये दोनों चीज़, मतलब सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं जिनका उन दोनों से कोई संबंध ही नहीं होता, उसी को ही आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है। ठीक है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो ये बात तो पता चल गई ना कि ये दोनों तो आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड वाला जो है हाइड्रो जो HCl और CCl4, ठीक है ना, टेट्राक्लोराइड, तो ये जो है हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं बल्कि ये हमारा कैसा है, कोवलेंट है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट को नहीं ढूंढना, हमें इनकरेक्ट को ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ग्रीन प्लांट को अपने फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसमें कि मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब, तो वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये बात इसने गलत बोल दी। ठीक है, तो बी हमारा पार्ट गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंज्यूमर हैं वो क्या अपना खाना खुद बनाते हैं? कंज्यूमर तो कभी अपना खाना खुद बनाता ही नहीं, वो प्रोड्यूसर के ही खाने को चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंज्यूम करता है। ओके, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी
अब इन्होंने क्या बोला, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी और सी, और बी और सी हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम। अब देखिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें ना, तो उसको हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, मिनिमम चाहिए तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। अब देखिए, सीरीज़ में अगर लगाया है ना, तो सीरीज़ का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी बहुत आसान है ना, सिंपली सबको प्लस कर दो। तो 1/5 ओम 1/5 ओम, इसको 5 बारी प्लस करो या तो 5 टाइम्स गुना कर दो, ठीक है ना, एक ही बात है ना, तो इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 1 ओम, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इफ पी प्लांट्स हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड येलो सीड्स आर क्रॉस्ड। यहाँ पर देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, दो प्रॉपर्टी को लेकर क्रॉस कराया जा रहा है। व्हाट फिनोटाइप रेशो विल बी ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोगनी प्लांट। तो F2 जेनरेशन में फेनोटाइप रेशो कैसा होगा। तो हमेशा जब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात होगा ना, तो फिनोटाइप रेशो तो 9:3:1 होगा। जीनोटाइप आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि वो आपका 10 के बाद के सिलेबस का है। लेकिन आपको इस बात को ज़रूर याद रखना है इसी क्वेश्चन से। लेकिन अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछे ना, तो उसका फिनोटाइप रेशो तो 3:1 होता है, लेकिन जीनोटाइप रेशो 1:2:1 होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपको दोनों याद रखना चाहिए। डाई हाइब्रिड का आपसे फिनोटाइप ही पूछा जाएगा, क्योंकि जीनोटाइप आपके सिलेबस में डाई हाइब्रिड को लेकर नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, पिंकी एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू आयरन सल्फाइड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मतलब H2SO4 को रिएक्ट कराया जा रहा है आयरन सल्फाइड के साथ। तो शी ऑब्जर्व गैस, तो उससे गैस निकलता है। तो सबसे पहले बात तो हमें रिएक्शन पता होना चाहिए कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, आयरन सल्फेट, और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहली बात, बेंजीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6। इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं किसमें C6 है और H6 है, लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको H6 भी दे देगा, लेकिन वो आपका करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें और चीज़ें भी आपको देखना है कि बेंजीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हमेशा ऑल्टरनेटिव, एक बार सिंगल एक बार डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं बनाएगा दोनों सिंगल बना दिया, तीनों सिंगल बना दिया, बाद में ऐसे नहीं, एक बार डबल एक बार सिंगल, एक बार डबल एक बार सिंगल। ओके, तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है और उसका फॉर्मूला C6H6 है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग एज इट इज अ। एल्युमिनियम पाउडर को थर्माइट वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम जो पाउडर है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, फेरस ऑक्साइड को Fe2O3 को आयरन में चेंज कर देता है, ठीक है ना, फिर उसे मेल्ट करके उसको यूज़ किया जाता है एज अ वेल्डिंग करने के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपका इमेज इरेक्ट ही है, द मिरर इज़ लाइकली टू। तो ये आपका किस टाइप का मिरर हो सकता है। तो एक तो प्लेन मिरर जो हम अपने घर में देखते हैं और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के दोनों मिरर में आप कहीं भी रहिए आपका इमेज सीधा ही बनेगा। तो ये 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट। एब्सिसिक एसिड भी इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन ही है, लेकिन इस हार्मोन को कभी कभी जो है नेगेटिव हार्मोन के रूप में भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ को रोकने का काम करता है, इनहिबिट ग्रोथ। तो 31 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी जितने भी प्लांट के हार्मोन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए, सभी जितने भी 4-5 हार्मोन हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन से हार्मोन का क्या काम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस्ड ऑब्जर्व इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो ये 4 तो चीज़ें दे दिया, उसके बाद फर्दर ऑप्शन दिया है, हमें पता करना है। मतलब आपको पूरी डिटेल होगी तो ही आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से घुमाया हुआ रहता है ना, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, तो ये ठीक है। रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड और इथाइल एल्कोहल,
टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो है ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो बी वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। तो हमारा जो है सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ए, सी एंड डी वाला जो है पर रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपका करेक्ट नहीं होगा, ये लो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है। ए और डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा 32 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, हो तो जल्दी जाता है लेकिन ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको नहीं देगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये फर्स्ट एंड डी ऑप्शन आपके ठीक है। तो ए एंड डी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बना हुआ रहता है, आपको लेबलिंग करा लेते हैं, कई बार आपको बनाने के लिए भी बोल देते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहला काम जो है वो कौन करेगा, रिसेप्टर ऑर्गन। जैसे हमारी स्किन है उस पर कुछ गर्म चीज़ टच हो गया तो रिसेप्टर ऑर्गन जो है ना ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा कहाँ पे, सेंसरी नर्व में। जो जितने भी सेंसरी नर्व है वहाँ तक जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे रिसेप्टर ऑर्गन काम करेगा। फिर वो सेंसरी नर्व जो है पहुँचाएगा इसका इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के पास रिले न्यूरॉन होता है तो वो इस पर काम करेगा और उसके बाद ये इसकी जानकारी देगा मोटर नर्व को और ये फर्दर जो है एक्शन कराएगा मसल से। तो इस तरीके से जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, इस तरीके से आप 1 2 3 करके ऑप्शन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट। जब क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल क्यों रहते हैं। लाइक अगर हम बात करें ह्यूमन बींग में भी जो है मेल का क्रोमोसोम है, फीमेल का क्रोमोसोम है, तो अगर दोनों को मिलेगा तो डबल हो जाना चाहिए ना, लेकिन डबल नहीं होता। उसका कांस्टेंट क्यों बना रहता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन हाफ हो जाता है ड्यू टू मायोटिक डिवीज़न। मायोटिक डिवीज़न की वजह से जो है वो हाफ हो जाता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन में वो सेम इस तरीके से कॉन्स्टेंटली बना रहता है। तो ये हमारा 34 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए ऑप्शन में किस तरीके से कंफ्यूज किया, ड्यूरिंग और आफ्टर का। आफ्टर के बाद क्या है भैया, ड्यूरिंग के टाइम पे ही हो जाता है, ओके। अब उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसमें से होमोलोगस सीरीज का कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो होमोलोगस सीरीज का सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मतलब इसमें से 3 प्रॉपर्टी तो ऐसे हैं जो कि होमोलोगस सीरीज के हैं। पहला वाला तो आप सभी को पता होगा, वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 होमोलोगस सीरीज के बीच में हमेशा 14 यूनिट्स मास का डिफरेंस होता है। तो ये भी करेक्ट है। जितने भी होमोलोगस सीरीज हैं उनको एक जनरल फार्मूला से हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन क्या सारे होमोलोगस सीरीज डबल बॉन्ड में होते हैं क्या, नहीं। सिंगल के भी हो सकते हैं, डबल के भी हो सकते हैं, ट्रिपल के भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, लेकिन हमसे नॉट वाला ही पूछा था तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। लर्निंग से रिलेटेड हमारा ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हम चीज़ें लर्न कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है। जो आप अभी वीडियो देख रहे हो आपके माइंड में रहेगा, एग्जाम तक तो एटलीस्ट रहना ही चाहिए। तो वो कहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जाता है सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम के फंक्शंस हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंसरी परसेप्शन का काम हो गया और जितनी भी मेमोरी को लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, थॉट्स को, जजमेंट को, लर्निंग को, तो ये सारा काम सेरिब्रम का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। पहले देखिए और उसके बाद बताइए किसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सबसे पहले तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये हाइपरमेट्रोपिया को दिखा रहा है, हाइपरमेट्रोपिया को दिखा रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया का सिचुएशन कब आता है, जब या तो जो हमारा आई लेंस का फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए या फिर आई बॉल बहुत स्मॉल हो जाए। तो ये दोनों ही ऑप्शंस में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है ये हमारा दोनों करेक्ट है। ये दोनों तो उसके नेगेटिव बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका अपोजिट जो है मायोपिया वाले की बात चल रही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसको किस लेंस से करेक्ट किया जाएगा। उसको कॉन्वेक्स
लेंस से करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मायोपिया के बारे में बात करेंगे तो उसके नेगेटिव उसके अपोजिट में चले जाइए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड, इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड के बारे में पहले पता होना चाहिए आपको। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो कि मिनरल से निकाले जाते हैं और उसके अंदर कार्बन नहीं होता है, ठीक है ना। तो मिनरल एसिड के अंदर आपका HCl भी आता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे के सारे मिनरल एसिड हैं, जबकि ये सारे हमारे मिनरल एसिड नहीं हैं। तो हमसे पूछा हुआ था मिनरल एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसके अलावा HCl तो है ही, ठीक है ना। अगर आपसे 2-4 एग्जाम्पल और पूछ ले तो H2SO4 भी है मिनरल एसिड, नाइट्रिक एसिड भी है आपका मिनरल एसिड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, जो कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या बोला, इन ह्यूमन बॉडी लीवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फैट डाइजेशन। बिल्कुल सही बात बोली, लीवर जो है फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न क्या बोला, लीवर प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, कि लीवर जो है ना फैट डाइजेस्ट करने के लिए 2 एंजाइम निकालता है। असर्शन तो ठीक हो गया, लेकिन रीज़न फॉल्स हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। अब देखिए फॉल्स क्यों हुआ ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि लीवर एंजाइम प्रोड्यूस करता ही नहीं है। लीवर तो जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और जो कि फैट को तो वो भी फैट को डाइजेस्ट करा रहा है, लेकिन उसका नाम एंजाइम नहीं है, वो बाइल जूस है, ठीक है ना। पेनक्रियास वगैरह, पेनक्रियास से एक एंजाइम निकलता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन यही तो बात है ना, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, तभी आप सही आंसर पे पहुंच पाओगे। अब है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अभी हम अपनी सीरीज़ में बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें भी असर्शन रीजन वाला ही क्वेश्चन है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हालांकि इस पर हमने कई तरीके से क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो आप आसानी से इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनेगा। अब जब उनका लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है ना, तो वो नॉर्मल की तरफ को बेंड कर जाता है। अब देखिए रेयर से डेंसर में जा रहा है ना, तो स्पीड तो घटेगा ना, क्योंकि अभी हमने कुछ क्वेश्चन में अभी किसी और चीज़ को लेकर भी ये डिस्कस किया था, तो स्पीड बिल्कुल, और यही तो रीज़न है बोला हुआ, व्हेन लाइट एंटर्स इन डेंसर मीडियम इट्स स्पीड रिड्यूसेस। तो यहाँ पर असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और साथ ही में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर 40 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें।